इन तीनों में से किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो तीनों देश वार करेंगे। आप सोचिए, अगर सऊदी अरब पे हमला होता है तो पाकिस्तान और टर्की मिलकर हमला करते हैं, और अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो टर्की और सऊदी अरब मिलकर हमला। मिसाल के तौर पे डिस्कशन ये था कि जब ईरान में रिजीम चेंज हो जाएगा उसके बाद टर्की की बारी आएगी एंड इजराइल माइट अटैक टर्की। लेकिन अब इजराइल को सोचना पड़ेगा कि अगर मैं टर्की को अटैक किया तो डज इट मीन कि आई विल बी फाइटिंग सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो। अब भारत को चिंतित होने की जरूरत है, खुदा न खास्ता, लेकिन अगर कोई पहलगाम जैसा एपिसोड दोबारा हो जाता है कश्मीर में या दिल्ली में एंड इंडिया डिसाइड्स टू से कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हम करेंगे, तो पाकिस्तान में हमला करने से पहले विल इंडिया थिंक ओ इसका मतलब कि हम टर्की और सऊदी अरेबिया पे भी हमला कर रहे हैं। क्या ये एक तरह का सुन्नी अलायंस है एक शिया ईरान के खिलाफ? बट आई थिंक ईरानियंस आर स्मार्ट। अगर नहीं तो मेरी बात सुन लें, इमीडिएटली अप्लाई कर दें टू जॉइन द मक्का अग्रीमेंट। फिर वहाँ पे टेस्ट हो जाएगा ना कि इज इट ए सुन्नी अलायंस या इज इट जस्ट ए शिया। अस्सलाम वालेकुम, स्ट्रैटेजिक व्यू पीके पर आप सबको खुशामदीद। आप सबसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। आपकी मोहब्बत, ताउन और हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत कीमती है, जिसके लिए हम आपके दिल से शुक्रगुजार हैं। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ प्रोफेसर मुक्तदार हैं, जाने माने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। मोहम्मद अब्दुल मुख्तार खान जो हैं वो इंडियन अमेरिकन एकेडमिक हैं, प्रोफेसर हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं और साथ साथ डायरेक्टर हैं, फाउंडिंग डायरेक्टर हैं इस्लामिक स्टडीज़ प्रोग्राम के अमेरिका। आपसे जानना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया आज इस पर चर्चा कर रही है, भारत में भी तमाम जो विदेशी मामलों के जानकार हैं वो इसको समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी खबर क्यों है? जी अरफा जी, आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते। ये इतनी बड़ी खबर इसलिए है कि ये मुस्लिम दुनिया के आप कह सकते हैं कि जो 5 बड़े मुल्क हैं, जो मिलिट्री पावर्स हैं, उनमें से 3 आर कमिंग टुगेदर। जो दूसरे हैं वो इजिप्ट और इंडोनेशिया है। और अगर आप इस खित्ते को करीब से देखते हैं तो इस अनाउंसमेंट से 1 हफ़्ता पहले इन तीनों मुल्कों के फ़ॉरेन मिनिस्टर्स ने इजिप्ट के फ़ॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात की थी अम्मान में। तो जब मैंने वो तस्वीरें देखी तो मैं समझा था कि शायद वो लोग उन्हें भी इनवाइट कर रहे हैं टू जॉइन दिस मक्का पैक्ट। ये 1 साल से डेवलपमेंट में है और इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि ये एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। और जो जैसे हम नेटो के बारे में कहते हैं आर्टिकल 5 कि अगर आप किसी एक मुल्क पे हमला करें तो इट इज़ लाइक अटैकिंग ऑल ऑफ नेटो। तो सोच लें अगर आप लेट्स से कि पोर्चुगल पे हमला करना चाह रहे हैं जो बहुत ही कमज़ोर छोटा सा मुल्क है, लेकिन जब भी आप डिसीजन लेंगे कि चलें हम पोर्चुगल पे हमला करते हैं, यू नो कि आप अमेरिका पे हमला कर रहे हैं, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, सब पर। तो अब ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट है ये तीनों मुल्क को बहुत मजबूत कर देता है। तो मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि जब इस जंग में ईरान के साथ जब जंग शुरू हुई तो विदिन ए मंथ वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे अखबारात में आर्टिकल्स आने लगे कि टर्की इज़ द नेक्स्ट ईरान। और डिस्कशन ये था कि जब ईरान में रिजीम चेंज हो जाएगा उसके बाद टर्की की बारी आएगी एंड इजराइल माइट अटैक टर्की। लेकिन अब इजराइल को सोचना पड़ेगा कि अगर मैं टर्की को अटैक किया तो डज इट मीन कि आई विल बी फाइटिंग सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो। तो ये जो कैलकुलेशन आ जाता है इन अग्रेसर में, इसको हम कहते हैं डिटरेंस, कि इट विल फोर्स द कंट्री टू थिंक ट्वाइस, क्योंकि वो टर्की पे नहीं हमला कर रहा है, इट्स ऑल्सो अटैकिंग दीज 3 कंट्रीज। तो अगर ये वाकई में वो कमिटमेंट है जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वेबसाइट पे ये बात लिखी हुई है और प्रेस में काफ़ी डिस्कशन आया है, दैन दिस इज़ ए वेरी बिग डेवलपमेंट बिकॉज मुस्लिम दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, दुनिया में बहुत कम है ऐसे डिटरेंस। और इस सेंचुरी में अगर आप देखें तो मुसलसिल मुस्लिम ममालिकों पे मुसलसिल हमले होते रहे हैं, स्टार्टिंग विद अफ़गान वॉर, उसके बाद इराक वॉर, सीरिया, फिर अब ईरान। तो दिस सेंचुरी इज़ जस्ट अबाउट वेस्टर्न मुल्क अटैकिंग मुस्लिम कंट्रीज़। तो एक पहली बार ऐसा होगा कि देयर विल बी ए काइंड ऑफ मुस्लिम डिटरेंस। लेकिन ये क्या ये क्रेडिबल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जी हाँ, मैं उस सवाल पे आती हूँ। जी हाँ, प्रोफेसर साहब मैं उस सवाल पे आती हूँ और सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए भी एक पड़ोसी देश होने के नाते, जैसे मैंने कहा कि हमारे बहुत दोस्ताना तो नहीं, दुश्मनी से ज़रूर हमारे संबंध हैं पाकिस्तान से। मैं इस सवाल पर आऊँगी और मुझे मालूम है कि भारतीय दर्शक इस सवाल को समझने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बहुत ही साफ सवाल पूछना चाहती हूँ कि इस सवाल को अगर मैं आपके सामने रखूँ कि क्या ये एक तरह का सुन्नी अलायंस है एक शिया ईरान के खिलाफ, या फिर ये माना जाए कि ये मुस्लिम अलायंस है, एक यहूदी और ईसाई एक जो गठबंधन है इन दोनों देशों का, क्या वाकई इसको इतने निम्नतम यानी कि इतने मिनिमम और लोएस्ट दर्जे से देखा जाए कि मजहब के आधार पर अब क्या सिक्योरिटी पैक्ट बनाए जा रहे हैं? देखिए, देयर आर 2 थिंग्स अबाउट दिस। एक ये जो तीनों मुल्क हैं दे आर वेरी क्लोज विद द यूएस। इसका मतलब ये है कि इनको ये यूएस की इजाज़त के बगैर ये कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। इट इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि टर्की खुद नेटो का मेंबर है। टर्की ने बहुत मुश्किल से अपने ताल्लुकात स्लाइटली बेटर किए हैं, अमेरिका से F-35 हासिल करना चाह रहा है। पाकिस्तान का जो रिवाइवल हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स गुड रिलेशंस विद अमेरिका। तो ये विदाउट एन ओके फ्रॉम वाशिंगटन ये आगे इतनी बड़ा कदम ये 3 मुल्क नहीं उठा सकते। तो हाउ डिड दे कन्विंस वाशिंगटन टू से येस? उसका सवाल सिंपल है, क्योंकि उन्होंने वाशिंगटन में कहा कि ये इजराइल के ख़िलाफ़ नहीं, ये ईरान के ख़िलाफ़ है।
तो उस सूरत हाल में ट्रंप, तो मुझे लगता है कि इन्होंने आपस में सोचा कि नहीं ये इज़राइल के ख़िलाफ़ है, लेकिन वाशिंगटन में ये कहा कि ये ईरान के ख़िलाफ़ है। इसलिए उस डॉक्यूमेंट में कोई डेज़िग्नेटेड एनिमी नहीं है। दे हैव सेड दिस, ये टर्की ने साफ अनाउंस किया कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, ये बस हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। सो दैट इज़ द अनाउंसमेंट। लेकिन ये मिनिमलिस्ट नहीं है, क्योंकि खुद सऊदी अरब ने भी कहा, पाकिस्तान ने भी कहा कि इट इज़ ओपन फॉर अदर कंट्रीज़ इन द रीजन। अब ये और बात है कि आप कह सकते हैं कि इट वुड हैव बीन अ टेस्ट अगर ईरान फ़ौरन जवाब दे देता कि हम जॉइन करना चाहते हैं। सो विल दे एक्सेप्ट ईरान और नॉट? इनफैक्ट आई वाज़ वेरी सरप्राइज़, उनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि सऊदी अरेबिया को चाहिए कि खित्ते में ताल्लुकात बेहतर करे, ना कि सिक्योरिटी की भीख मांगते फिरे दुनिया में। दैट वाज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। बट आई थिंक ईरानियंस आर स्मार्ट, अगर नहीं तो मेरी बात सुन लें, इमीडिएटली अप्लाई कर दें टू जॉइन द मक्का एग्रीमेंट। फिर वहाँ पे टेस्ट हो जाएगा ना कि इज़ इट अ सुन्नी अलायंस या इज़ इट जस्ट अ शिया अलायंस। और क्योंकि इंडोनेशिया भी नहीं है, इजिप्ट भी नहीं है, और शायद मे बी क़तर विल बी द नेक्स्ट जॉइन दिस, तो ये एक्सपैंड हो सकता है रीजन के लिए। बट इट इज़ वेरी क्लियर कि क्या ये क्रेडिबल है अरफा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने पिछले साल सुना कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक डिफेंस पैक्ट बना है, और हमने देखा कि सऊदी अरेबिया पे ईरान की तरफ से भी हमले हुए हैं, हूथीज़ की तरफ से भी हुए हैं, बट वी हैव नॉट सीन पाकिस्तान डिफेंडिंग सऊदी अरेबिया मिलिटरीली। तो उस एग्रीमेंट के भी हमने डॉक्यूमेंट्स तो नहीं देखे, वी हैव जस्ट हर्ड कि उसमें कंटेंट्स क्या है। तो जब मैं पाकिस्तानी से पूछता हूँ तो वो कहते हैं इट इज़ नॉट अबाउट नॉन स्टेट एक्टर्स, इट इज़ ओनली अबाउट एक्टर्स। तो मैंने कहा अगर ईरान हमला करा तो क्या आप ईरान के खिलाफ लड़ेंगे? तो दैट इज़ नॉट वेरी क्लियर, और मुझे लगता है कि जब तक क्रेडिबिलिटी नहीं आई इस कलेक्टिव डिटरेंस वाले क्लॉज की, जो आर्टिकल 5 है नेटो में, जब तक इट विल बी यूजलेस। अब छोटे मोटे फ़ायदे ज़रूर हो सकते हैं इफ़ दे एक्चुअली आर सीरियस। क्या ये जॉइंट कमांड बनाएंगे, क्या ये आपस में डिफेंस कोलैबोरेशन करेंगे, क्या वाकई में जो टर्की की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको टर्की शेयर करेगा विद सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन्स है, क्या उसका अम्ब्रेला एक्सटेंड्स टू प्रोटेक्ट टर्की एंड सऊदी अरेबिया और नॉट? एक मिसाल देता हूँ कि जो फ्रांस के न्यूक्लियर वेपन्स है वो नेटो के लिए नहीं है, सिर्फ बरतानिया और अमेरिका के वेपन्स आर अवेलेबल फॉर नेटोज डिफेंस। तो फ्रांस ने शुरू से कह दिया कि हम नेटो को डिफेंड नहीं करेंगे हमारे न्यूक्लियर वेपन से। तो इज़ इट वेरी क्लियर, क्योंकि क्या पाकिस्तान इज़ प्रोवाइडिंग न्यूक्लियर अम्ब्रेला? क्योंकि अगर वो ये कहता है कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स टर्की को भी डिफेंड करते हैं, तो द वेस्ट विल इंटरप्रेट इट एज ए न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, कि आप प्रोलिफरेट कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स को, एक्सटेंडिंग इट, एंड देयर विल बी अ बैकलैश अगेंस्ट पाकिस्तान, यू नो, वर्ल्ड बैंक में, IMF वगैरह। तो देयर इज़ अ लैक ऑफ क्लैरिटी, आई थिंक इट इज़ स्ट्रेटेजिक लैक ऑफ क्लैरिटी। बट जहाँ भारत की जो बात कहते हैं, तो भारत ने अगर लेट अस से कि कोई एपिसोड हो जाता है। मैं आती जी। हूँ, भारत पे आती हूँ मैं, और उससे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठ रहा है। मैं कुछ अमेरिकन कमेंटेटर्स को और जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनको सुन रही थी, और बाकायदा उनके शब्दों में आपको बताती हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ यूएस लेड ऑर्डर, यानी अब तक जो यूएस की नेतागिरी में या उसके नेतृत्व में जो अब तक एक ऑर्डर चलता था, एक अनुशासन था, वो ये टूट चुका है पूरी तरीके से, और गेम ओवर, वी आर फिनिश्ड, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है कि अब तक ये पूरी तरीके से ठेकेदार था अमेरिका कि आप हमें पैसे दीजिए और हम आपके यहाँ मिलिट्री बेस बनाएंगे और इससे आपको सुरक्षा देंगे। अब ईरान ने जिस तरह से इन मिलिट्री बेसिस का साबित ये हो गया सऊदी अरब के लिए या कतर के लिए या कुवैत के लिए, बहरीन के लिए, यूएई के लिए, ये तमाम देश अब समझते हैं कि ये तो इनके लिए कमजोरी हो गई, एक तरह की वल्नरेबिलिटी है कि अगर बेसिस होंगे अमेरिकन तो हमला हो रहा है, वरना ईरान की क्या दुश्मनी है इन तमाम देशों के साथ। तो मैं आपसे ये बिल्कुल एक तरह से एक नुकीला शार्प सवाल पूछना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं भारत पर आ जाती हूँ कि सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि भारत के हिसाब से अगर इन दोनों देशों को देखें, पाकिस्तान से हमारे कैसे संबंध हैं, हम अच्छी तरह आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। हम और आप हो सकता है हम ये सोचें कि जंग नहीं होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, दोनों देशों के बीच शांति होनी चाहिए, बीच बीच में बातचीत की बातें भी होती रहती हैं, लेकिन साथ साथ फिर वही हो जाता है ढाक के तीन पात, फिर वो वापस चले जाते हैं। तो ऐसे में लगातार एक खतरा पाकिस्तान से तो बना हुआ है। अब पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान इंटू टू, यानी टर्की भी साथ में आ गया और सऊदी अरब तो पहले ही साथ में था। तो क्या भारत को चिंतित होने की जरूरत है? देखिए, जहाँ तक कि अमेरिका का सवाल है, दिस इज़ क्लियरली ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन अमेरिका, कि अमेरिका के साथ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, लिटरली ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉमिस किया। लेकिन सऊदी अरेबिया के लिए ये सिग्नल 2019 में मिल गया था, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे। ईरान ने सऊदी अरेबिया की रिफाइनरीज पे हमला किया और अमेरिका ने ना तो सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट किया, ना सऊदी अरेबिया के लिए जवाबी कार्रवाई की। तो वहाँ से ही 2019 से ही ये सऊदी अरेबिया वाज गेटिंग द हिंट कि अमेरिका इज़ नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट अस। और इस जंग से तो साफ ज़ाहिर हो गया। देखिए, जब अमेरिका ने डिसाइड किया कि ईरान को अटैक करेगा, उस डिसीजन में एक और डिसीजन शामिल था, दैट वाज टू सैक्रिफाइस द गल्फ, क्योंकि सबको पता था कि ईरान विल अटैक द गल्फ कंट्रीज़। ये जानते हुए कि ईरान विल अटैक द गल्फ कंट्रीज़, अमेरिका ने ईरान पे हमला किया फॉर द सेक ऑफ इज़राइल। तो प्रायोरिटी इज़ वेरी क्लियर कि अमेरिका का अब ज़िंदगी में वजूद एक ही मकसद है अमेरिका का, वो इज़राइल को प्रोटेक्ट करना और इज़राइल की हेजेमनी को बरकरार रखे इन द मिडल ईस्ट। और कोई दूसरा मकसद नहीं लगता है अमेरिका के डिफेंस से। तो ये तो साफ ज़ाहिर हो गया है। और दिस इज़ ऑल्सो ए स्लाइट सिग्नल अगेंस्ट एब्राहम एकॉर्ड्स, कि अनलाइक यूएई, सऊदी अरेबिया साफ कह रहा है कि
हमको अब्राहम अकॉर्ड से सिक्योरिटी की उम्मीद नहीं है, बल्कि हमको मक्का अकॉर्ड से सिक्योरिटी की उम्मीद है। सो दिस इज़ दूसरे अरब मुल्कों में ये हिम्मत नहीं है टू सेंड द सिग्नल। तीसरी बात ये है अरफा जी कि ऑल दीज 3 कंट्रीज़ आर इन द यूएस के मिलिट्री इकोसिस्टम में है। यानी इनकी एयरफोर्स में F-16s हैं, इनकी एयरफोर्स में F-35 को ख़रीदना चाहते हैं। तो बाज़ लोग कहते हैं कि अमेरिका के पास किल स्विच है, यानी दे कैन टर्न दीज थिंग्स ऑफ ऑन अ टर्न ऑफ, मतलब इंडिया जो एयरफोर्स नहीं खरीदता है F-35 को ना इसलिए कह दिया इस डर से कि देयर कुड बी ए किल स्विच। पाकिस्तान के F-16s को साफ कह दिया गया कि दे कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया, दे कैन ओनली बी यूज्ड फॉर काउंटर टेररिज्म। सो एक तरह से जब तक ये फुली ऑटोनोमस यानी आत्मनिर्भर नहीं हो जाते हैं, दिस इज़ नॉट ए नो अगेंस्ट यूएस। तो एक कह सकते हैं दिस इज़ यूएस प्लस मक्का। जैसा कि टर्की, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन्होंने कहा कि ये पुराने माहिदों को एब्रोगेट नहीं करता, एंड दिस इज़ प्लस व्हिच मीन्स कि टर्की विल एंजॉय नेटो प्रोटेक्शन एज वेल एज मक्का प्रोटेक्शन। तो सो इन दैट सेंस यू कैन से कि ये अमेरिका के खिलाफ सिग्नल तो है कि हमको पूरा भरोसा नहीं है, जो पहले था, क्योंकि इस तरह की चीज़ों का डिस्कशन बहुत पहले से हो रहा है, मुस्लिम नेटो की बातें, बट कोई कॉन्क्रीट स्टेप अभी तक इसलिए नहीं था कि ये सारे मुल्क वे डिपेंडिंग ऑन द यूएस। गल्फ वॉर 1 में अमेरिका ने आके कुवैत को बचा लिया और इन सो फार एंड सो फोर्थ। इंडिया के लिए जो सवाल है इट इज़ वेरी सीरियस। फॉर एग्जांपल लेट अस से 1000 बार खुदा ना खास्ता, लेकिन अगर कोई पहलगाम जैसा एपिसोड दोबारा हो जाता है कश्मीर में या दिल्ली में, एंड इंडिया डिसाइड्स टू से कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हम करेंगे, तो पाकिस्तान में हमला करने से पहले विल इंडिया थिंक ओ इसका मतलब कि हम तुर्की और सऊदी अरेबिया पे भी हमला कर रहे हैं? इफ़ दैट फैक्टर्स इन देन दिस इज़ ए सीरियस एग्रीमेंट। लेकिन अगर इंडिया फुल कॉन्फिडेंस से अटैक करता है पाकिस्तान नोइंग के दे विल नॉट कम टू देयर एड, देन दिस इज़ ए यूजलेस आर्गुमेंट। जैसा हूती ने अभी हमला किया बॉर्डर पे, 11 सऊदी इंजर्ड हो गए, पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। सो आई एम नॉट टेकिंग द अदर डील वेरी सीरियसली एट ऑल। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के लिए इट इज़ एन इंटरेस्टिंग सिनेरियो, क्योंकि अगर लेट्स से कि मक्का अकॉर्ड थोड़ा और फैल जाता है, इजिप्ट भी आ जाता है या कतर जो है, इंडिया का $200 बिलियन का ट्रेड है इन द मिडल ईस्ट, और इंडिया के तकरीबन 1 करोड़ इंडियंस उस गल्फ कंट्रीज़ और मिडल ईस्ट में काम करते हैं। तो इंडिया हैज़ वेरी गुड रिलेशंस विद द अरब वर्ल्ड, पाकिस्तान से बहुत बेहतर। और लेकिन सिक्योरिटी अरेंजमेंट में पाकिस्तान इज़ लीडिंग, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी इंडिया के साथ है। अरब मुल्कों ने इंडिया में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, खुद सऊदी अरेबिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो एक किस्म से इंटरडिपेंडेंस ऐसी आ गई कि इंडिया विल हेजिटेट टू अटैक पाकिस्तान नोइंग कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हर्ट कर सकता है सऊदी अरेबिया। जी हाँ, आप बहुत दिलचस्प और बहुत ही अहम बात इस वक्त आप ये कह रहे हैं। मैं इसको इस तरह से देखना चाहती थी कि अगर ऐसा होता है तो क्या सऊदी अरब जो भारत के लिए बहुत करीबी दोस्त भी है, पहली बार ऐसा देखा गया कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब गए, उनको बड़े-बड़े सिविलियन जो हैं वो अवार्ड्स दिए गए, और ये माना जाता है कि उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी को भी पर्सनलाइज़ किया है, और पर्सनलाइज़ करके तमाम अरब देशों से, यानी भारत में मुसलमानों की क्या हालत है वो दीगर बात है कि वो किस तरह से सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर ट्रीट करते हैं। लेकिन जो पैसे वाला मुसलमान है और भारत के बाहर रहता है, जो शेख है, उनके साथ उनके बड़े अच्छे संबंध हैं। तो ऐसे में क्या सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा अगर ऐसा कुछ दोबारा हमारे बीच तनाव पैदा होता है? और टर्की के साथ तो हम ये नहीं कह सकते कि बड़े भले, यानी हम टर्की को पहले टेस्ट कर चुके हैं और टर्की फेल हो चुका है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो सिर्फ इसमें सऊदी अरब मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है जो मुझे नहीं लगता कि भारत के ऊपर हथियार उठाएगा। आपका क्या मानना है? देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है। ऑपरेशन सिंदूर में अज़रबैजान और टर्की ने खुलकर चाइना के साथ पाकिस्तान की मदद की। तो पाकिस्तान वाज़ हैविंग ए मक्का अकॉर्ड इंस्टेड ऑफ सऊदी अरेबिया, आप चाइना को डाल दें वहाँ पे। तो चाइना, तुर्की और अज़रबैजान ने प्रूव किया कि दे आर विद पाकिस्तान। कोई ऐसा मुल्क भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, जैसा पाकिस्तान के साथ टर्की वाज़ स्टैंडिंग देयर। सो पाकिस्तान के लिए टर्की की पार्टनरशिप इज़ क्रेडिबल नाउ। ये और बात है कि सऊदी, देखिए फाइन प्रिंट हम जो नहीं देख रहे हैं ना अरफा जी, कि आप इंडिया को छोड़ दें, अफ़गानिस्तान को ले लें। अगर अफ़गानिस्तान पे पाकिस्तान हमला करता है तो वी नो कि तुर्की एंड सऊदी अरेबिया विल नॉट पार्टिसिपेट, क्योंकि ये डिफेंसिव एग्रीमेंट है, ऑफेंसिव नहीं है। अगर तुर्की सीरिया पे हमला करता है तो दीज कंट्रीज़ विल नॉट गो विथ तुर्की, जैसा कि जब ईरान की जंग में नेटो वालों ने नहीं आया, क्योंकि ये ऑफेंसिव अटैक है यूएस का, इट इज़ नॉट डिफेंसिव। लेकिन अगर अफ़गानिस्तान हमला करता है पाकिस्तान पर, तो विल सऊदी अरेबिया एंड टर्की से नहीं, ये ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट है आपकी पुरानी, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द मक्का अकॉर्ड्स, और यू विल सी मुस्लिम कंट्रीज फाइटिंग अनदर सुन्नी मुस्लिम कंट्री। तो फिर ये मक्का अकॉर्ड कैसा हुआ? सो दैट बिकम्स ए वेरी ट्रिकी सिचुएशन। और तो उसमें जो फाइन प्रिंट है, इसलिए जो एक्सपर्ट्स हैं दे आर ए लिटिल फ्रस्ट्रेटेड विद दिस, कि वी आर नॉट एबल टू एनालाइज ये कि क्या होगा। अगर अफगानिस्तान का एग्जाम्पल लें तो इट बिकम्स वेरी ट्रिकी। दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक ये मक्का अकॉर्ड्स कुड प्रूव टू बी, अगर ये सीरियस है तो इट कुड बी बेनिफिशियल टू इंडिया, कि फॉर एग्जांपल टर्की और सऊदी अरब ये कह सकते हैं इंडिया पाकिस्तान को कि आप ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से बिल्कुल मना हो जाए, स्टे अवे फ्रॉम इट, बिकॉज वी डोंट वांट ए वॉर विद इंडिया। स्पेशली सऊदी अरेबिया विल नॉट वांट ए वॉर। इतनी म्यूचुअल इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है दोनों मुल्कों में कि दे विल से। और तो भारत के लिए इट वुड बी इंटरेस्टिंग, जो रणधीर जायसवाल ने जो जवाब दिया इंडिया की तरफ से, उनका स्टेटमेंट वॉज वेरी सिंपल। ना इन्होंने वेलकम किया, ना इन्होंने कंडेम किया, बस ये किया कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। बट आई थिंक इट कुड ड्राइव सऊदी, इंडिया, यूएई एंड इजराइल टू बिकम मोर क्लोजर।
मुझे पक्का यकीन है कि जो नेतन्याहू का जो फ़ोन आया था 4-5 दिन पहले नरेंद्र मोदी को, देख आपने मोदी जी ने कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताए अपने एक्स कमेंट पे, बट आई थिंक इट वाज़ अबाउट द मेक्का अकॉर्ड्स। आई थिंक नेतन्याहू ने फ़ोन करके उनको कहा कि कल देखो आप क्या होने वाला है जुमा को सऊदी अरब में। सो आई थिंक कि दिस माइट ब्रिंग इंडिया, सऊदी अरेबिया एंड यूएई क्लोजर अनलेस यूएई आल्सो जॉइन्स द मेक्का अकॉर्ड्स। नहीं, तो मेरी समझ में नहीं आया। आप कह रहे हैं कि इज़राइल के नज़दीक जाएगा इंडिया इससे ज़्यादा, और जी हाँ, इसको कैसे एक्सप्लेन, कैसे? जी हाँ, और यूएई के साथ एक देयर इज़ अ डिस्कशन ऑफ समथिंग कॉल्ड, मेरे ख्याल से वो हेक्सागोनल डिटरेंस, ये वो कुछ नेतन्याहू ने चंद महीने पहले डिस्कस किया था, जिसमें यूएई, इंडिया, इज़राइल, ग्रीस और साइप्रस आर इन ए सिक्योरिटी पार्टनरशिप। इंडिया डज़ नॉट मेक अलायंस। इंडिया ने कभी अपनी हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस किसी के साथ मिलिट्री अलायंस नहीं किया है। सो इंडिया विल बी रिलक्टेंट, इसलिए क्वाड भी फंस गया था, क्योंकि क्वाड में आप देखें ऑस्ट्रेलिया और जापान के मिलिट्री एग्रीमेंट्स है बाकायदा अमेरिका के साथ, इंडिया के किसी के साथ नहीं है। तो क्वाड बिकेम ए डायलॉग, नॉट ए कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट, बिकॉज इंडिया डिडंट वांट दैट। नहीं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रोफेसर साहब, ये मुझे समझाइए कि अगर ये सब कुछ इज़राइल से बचने के लिए हो रहा है, क्योंकि पूरी जंग किस लिए हुई? ये पूरी जंग इसलिए नहीं हुई कि अमेरिका ने अटैक किया, जंग तो हुई इज़राइल ने ईरान पे अटैक किया, और फिर ईरान को इज़राइल पर और अमेरिका के बेसिस पे इसलिए हमला करना पड़ा क्योंकि अमेरिका इज़राइल का साथ दे रहा था। तो अगर यूएई जो शिकार है इस पूरी जंग का, अगर वो इज़राइल के साथ जाता है और आप कह रहे हैं कि भारत भी उसके नज़दीक जा सकता है और कोई अलायंस कर सकता है या झिझक भी रहा है अलायंस करने में, तो फिर ये समझ में नहीं आई बात कि जिस दुश्मन के खिलाफ ये पूरा अलायंस हो रहा है, उसी से जाकर यूएई या सऊदी अरब क्यों हाथ मिलाएंगे और भारत क्यों जाएगा नज़दीक? देखिए, यूएई इज़ ऑलरेडी पार्ट ऑफ एब्राहम एकॉर्ड्स, और यूएई ना सिर्फ एब्राहम एकॉर्ड्स का मेंबर है, बट इट इज़ लाइक अ चैंपियन, जिसके वजह यूएई की वजह से बहरीन इज़ पार्ट ऑफ द एब्राहम एकॉर्ड्स। यूएई इज़ पुशिंग कुवैत टू जॉइन एब्राहम एकॉर्ड्स। यूएई ने सूडान को लेकर आया इन द एब्राहम एकॉर्ड्स। सो यूएई और इज़राइल के बहुत करीब है। आपने सुना होगा कि इज़राइल ने बाकायदा अपने आयरन डोम भेजा था यूएई को प्रोटेक्ट करने के लिए ईरान के खिलाफ। सो देयर इज़ अ मिलिट्री कोलैबोरेशन ऑलरेडी बिटवीन बल्कि यूएई। जंग के बीचों बीच और वहाँ आपको पर याद लोग है भी पाए वो गए थे 3 इज़राइल घंटों के। के लिए जो यूएई के शेख आए थे इंडिया, दैट वाज़ टू स्टार्ट ए डिफेंस एग्रीमेंट, जिसमें काफ़ी कमिटमेंट्स हुए हैं कि इंडिया विल डू फॉर यूएई, जैसे कि यूएई का तेल हम इंडिया में स्टोर करेंगे फॉर सेफ्टी पर्पसेस। तो दीज 3 कंट्रीज़ यूएई, इंडिया एंड इज़राइल कुड बिकम क्लोजर, बट सवाल ये उठता है कि क्या मेक्का अकॉर्ड्स इतना मेजर गेम चेंजर है कि इट विल फोर्स इंडिया टू चेंज इट्स फिलॉसफी ऑफ नॉट हैविंग एलाइज? कि मतलब ये जो बहुत बड़ा कदम होगा अगर इंडिया फॉर्मली एलाई बन जाता। बट लेट मी टेल यू दिस मच अरफा जी, जो क्वाड के अंदर जो मिलिट्री कोलैबोरेशन है अमेरिका के साथ, इंडिया का, जापान के साथ, इट इज़ फार मोर डेवलप्ड एंड एडवांस दैन यूएई, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया के टर्की। जॉइंट कमांड नहीं है, जॉइंट प्रैक्टिसेस नहीं है। जैसा कि अगर आप कल जर्मनी पे, अगर लेट्स से कि हम 5 मिनट के अंदर जर्मनी पे हमला कर दें, तो बिफोर नेटो का आर्टिकल 5 किक्स इन, आपके मिसाइल्स को नेटो की फोर्सेस रोक लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पेट्रियट मिसाइल जर्मनी में खड़े हुए हैं। नेटो के फोर्सेस एग्जिस्ट, देयर इज़ नो मेक्का फोर्स, कोई ऐसी एग्जिस्ट नहीं होती। लेकिन जब इंडिया पर अरुणाचल प्रदेश में चाइना का हमला हुआ था, तो इंडिया को रियल टाइम इंटेलिजेंस मिल रही थी अमेरिका से, जो गलवान में नहीं मिल रही थी। 2020 और 2022 में ये फ़र्क था कि बिकॉज ऑफ कॉड इंडिया वाज गेटिंग रियल टाइम इंटेलिजेंस फ्रॉम द यूएस। तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ना कि सिंबॉलिक बयानात और तकरीरें, कि एक्चुअल इंटेलिजेंस और मिलिट्री कोलैबोरेशंस और कोऑपरेशंस हो। तो भारत वाज ट्राइंग टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ एन अलायंस विदाउट मेकिंग एन अलायंस क्वाड में। तो वही चीज़ आई थिंक इंडिया विल रिपीट विद यूएई एंड इज़राइल। प्रोफेसर मुक्तदार, ये बताइए कि पाकिस्तान का तो पहले ही सऊदी अरब के साथ ये एक मुआहिदा था जो इनका डिफेंस पैक्ट था, तो इसमें टर्की के साथ करने की क्या मजबूरी है? क्या आपको लगता है कि ये सऊदी अरब और पाकिस्तान का साथ नहीं आ रहा था? पाकिस्तान को क्या खतरा है? क्या भारत के अगेंस्ट ये तैयार कर रहा है? क्योंकि यहाँ तो समझ में आता है कि सऊदी अरब को मिडल ईस्ट का पार्ट होने के नाते ईरान से खतरा है या इजराइल से खतरा है, टर्की भी बहुत दूर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तो यहाँ साउथ एशिया में है। पाकिस्तान का इस पूरे खिते के संकट से क्या लेना देना? देखिए, पाकिस्तान का कमिटमेंट काफ़ी जेन्युइन है टुवर्ड्स सऊदी अरेबिया। ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने मिलिटरीली सऊदी अरेबिया, एक ज़माना था जब ज़िया उल हक खुद बेस्ड होते थे रियाद में विद 50,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स प्रोटेक्टिंग सऊदी अरेबिया फ्रॉम इज़राइल। कई डेकेड्स तक ये था, और अभी भी पाकिस्तान के कुछ 13,000 फ़ौजी सऊदी अरेबिया में हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल होती है जहाँ कोई मेजर पावर की लैंड फोर्सेस सऊदी अरेबिया में घुस जाते हैं, अमेरिका, चाइना और रशिया को छोड़कर, उसके अलावा कोई और कंट्री सऊदी अरेबिया पे हमला करता है, तो यू कैन एक्सपेक्ट पाकिस्तान विल फाइट फॉर सऊदी अरेबिया, क्योंकि इसमें बिकॉज ऑफ मक्का मदीना पब्लिक सपोर्ट भी रहेगी टू गो फाइट फॉर सऊदी अरेबिया। बट ये दूसरे मुल्कों में ये सेंटिमेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मुझे लगता है कि टर्की में थोड़ा इनसिक्योरिटी आ गई है टुवर्ड्स इज़राइल, कि इज़राइल इतना अपने आप को बोल्ड महसूस कर रहा है कि इज़राइल फील्स इट कैन मैनिपुलेट द यूएस। लेकिन टर्की पे हमला करना इज़राइल के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो नेटो पे हमला होगा। बट उसके बावजूद दे कुड क्रिएट सम वे वेयर अमेरिका कैन से वेल दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली एन अटैक ऑन नेटो एंड ट्रिगर ना करे,
आर्टिकल 5। तो इसलिए टर्की इज सीकिंग, देखिए सऊदी अरेबिया कैन ओनली ब्रिंग मनी टू द टेबल, और कुछ नहीं, ना टेक्नोलॉजी है ना हथियार है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानीज़ और एंड जो पाकिस्तान तो हमेशा पैसे की तलाश में होता है, तो दे थिंक कि हमारी इकोनॉमी थोड़ी स्टेबलाइज़ हो जाएगी और टर्की इज़ थिंकिंग कि इट विल बेनिफिट। आज जी से हाँ, कुछ बिल्कुल 10-12 साल बिल्कुल पहले आखिरी सवाल अब टर्की आपसे, की वक्त खत्म हो इकोनॉमी। रहा है जी। जी? वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे कि अब भारत के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, भारत के लिए अगला कदम ये होगा कि इंडिया की जो एग्रेसिव पोस्चर है टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना सिर्फ अब मक्का अकॉर्ड्स हैं, बट इज़ ऑल्सो इन गुड टर्म्स विद द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसलिए आप ऑपरेशन सिंदूर 2.0 नहीं हुआ में जो बम अटैक हुआ, इंडिया के पास 2 ही चॉइसेस थे, आइदर टू से कि कश्मीर इज़ नॉर्मल, ये बाहर से अटैक हुआ, या कहे कि कश्मीर इज़ नॉट नॉर्मल। तो इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड कि कश्मीर में नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, इसलिए अटैक हुआ, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन 2.0 सिंदूर नहीं किया पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि ऑलरेडी ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स थी अमेरिका के साथ, वो बदल गई। बट व्हाट पीपल हैव टू रियलाइज़ कि ये जो ईरान की जंग है, इसके वजह से जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस जो हो रहे हैं, वो रीजन की सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी को बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत फंडामेंटली रीडिज़ाइन कर रहा है। और उसमें से एक पॉजिटिव मुस्लिम दुनिया के लिए एक पॉजिटिव जो चीज़ निकली है, वो ये कि उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि वी हैव टू रिलाई ऑन आवरसेल्व्स, कि हम ये मुसलसिल वेस्ट पे जो डिपेंड कर रहे हैं सिक्योरिटी के खातिर, दिस वाज अ मिस्टेक एंड इट कैन नॉट बी कंटिन्यूड। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट लेसन। ये मेका अकॉर्ड्स एक्सपैंड हो, डिटेल में जाएँ या ना जाएँ, बट ये एहसास इन मुल्कों में आ गया है कि हमको वेस्ट पे अब भरोसा नहीं कर सकते। नहीं वी करना है, हैव ये टू बहुत बड़ी फाइंड बात है आप जो पार्टनर्स कह टू रहे हैं, और मुझे लगता है इसी से एक और नया डिस्कशन की भी शुरुआत होनी चाहिए, जिसमें कह रहा है कि अमेरिका के पूरा जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है और इलाके का पूरा जो दादा की बात है, दुनिया के दादा की जो बात हो रही है, दादागिरी की, क्या उसके अंत की शुरुआत हो चुकी है? ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसके साथ मैं दर्शकों को छोड़ जाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुक्तदार आपका।